अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बड़ा खुल के बोले, बड़ा सख्त बोले। और आज GHQ में तकरीब थी शोहदा के बारे में। शोहदा को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी वजह से हम सुख का सांस ले रहे हैं यहाँ। और बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने कि जो ऐसा हो सकता है कि गैर मुल्की साजिश और फौज खामोश तमाशी बैठे रहे, ये गुनाह कबीरा है। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। अब ये अल्फाज हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जो खिताब करते हुए ना, सब्र की एक हद है, ये भी उनका कहना था। और साथ साथ उन्होंने बहुत सी गुफ्तगू है ना, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो मैं ना मानूँ का रवैया तरक करना होगा। ये गालिबन इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। 2008 में RTS को एक बुनियाद कर बेच एक जीती हुई पार्टी को सिलेक्ट किया, सेलेक्टेड कहा गया। यानी यहाँ ये भी बात करते हुए यानी उन्होंने बताया कि सियासत के अंदर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज का या किसी और इदारे का। जो समझते हैं कि फ़ौज और अवाम में दरार हो गई है, उनकी एक भूल है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि फ़ौज और अवाम में दरार नहीं पड़ सकती है। और शख्सियात के हवाले से एतराज़ रहेगा। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को और बहुत से लोगों को एतराज़ है। और मैं उनके उनमें नहीं जाना चाहता जो उनकी इनकम टैक्स की रिटर्नों के अंदर चूँकि डिक्लेयर की हैं। अब डिक्लेयर डेफिनेटली फ्रॉम सम वैलिड सोर्स होगी, ये याद रखिएगा। यानी बात वो करनी चाहिए जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो। मैं उन चीज़ों में नहीं बोलना चाहता। हाँ, अनडिक्लेयर बात हो तो फिर तो बात कुछ आ जाती है। शरीफ ख़ानदान ने ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, वो इसलिए एतराज़ है। अगर उन्होंने चीज़ें परचेज़ की हैं, डिक्लेयर की होती तो बात ही कोई नहीं थी। मनी ट्रेल अवेलेबल होना था, यहाँ पर उन्होंने दे दिया है हर चीज़। और टैक्स की रिटर्नों के कॉन्टेक्स्ट में आकर एतराज़ बहुत ज़्यादा, यानी मुझे भी एतराज़ इस हवाले से है कि इतने से अरसे में मल्टी बिलियन, यार छोटा काम नहीं है। लोग तो उंगलियां उठाएंगे और इस जगह पर बैठकर ये उंगलियां नहीं उठनी देनी चाहिए। तो ये सवालिया निशान रहेगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कि ये जो बातें हैं ना, और ये फिर आनी नहीं चाहिए थी, फिर कमाल की बात है, साल भर आगे इंक्वायरी करनी है। जिसको नहीं भी पता था उसका नाम भी आ गया। जाते जाते जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात कर दी है, जो कहना थी और जो कन्वे करना थी वो कर दी है। और मैंने कई ट्वीट आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, चल गए तो टाइम की चूँकि किल्लत है। मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत पहले कह दिया था, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, ये दो नाम फाइनल हो चुके हैं। एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी होनी है, ज़राए से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बात कह चुका हूँ। बहुत सी गुफ्तगू हुई और ये आपको याद होगा मैं उस वक्त भी कह चुका था कि जब शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के पास गए हुए थे और बहुत सी बातें होती रही अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाने के हवाले से। नवाज शरीफ हमेशा यही बात करता रहा है, अपनी मर्ज़ी का बंदा, और उसी की मर्ज़ी के बंदे से कल उसके लिए क्या मसाइल पैदा हुए हैं वो भी तारीख़ का हिस्सा है, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और अगला जो वहाँ तो शाखाना जो रेफरेंस है वो नायली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है ना वो तश्कील दे दिया गया। ये मेरी दरख्वास्त पे है। और वोटर हैं जो इमरान खान साहब के हल्के NA 95 में से जाबर अब्बास की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की थी। जो लार्जर बेंच जो है जो तश्कील दिया गया, 11 नवंबर का ऑर्डर है जब ये कहा गया था कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सके। उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद अबीर भट्टी साहब, जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब इस बेंच को रहेंगे। और मैंने इसमें बहुत कानूनी नुकात उठाए थे और मैं इस्तदा जब अदालत के सामने माना और मैं बारीक लफ्ज़ों में मैं फिर समझाता चलूँ वो था क्या। सेक्शन 137 और मैं 62(1)(f) अगर बैकग्राउंड पे चल गया तो वो सगेशियस राइटस ऑनेस्ट एंड अमीन, अगर सादक और अमीन है उसके हवाले से इंटरप्रिटेशन एक अलग है। नॉमिनेशन पेपर में जो चीज़ दाखिल की जाए अगर आप उसमें झूठ और गलत बयानी करें तो फिर आप पे आर्टिकल 62(1) और उसकी लाहली जो है वो ताहयात है। ये जो दूसरी फ़िलॉसफी है वो 137 सेक्शन है, वो कहता है हर साल गोशवारे दिए, वो जो हर साल गोशवारे दिए जाते हैं उसको असेस कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ लिमिटेशन है, इलेक्शन कमीशन ने 120 दिनों में कर रहे हैं। तो ये 3 या 4 सालों का जो ये पीरियड था ये उस लिमिटेशन के बाद किया और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने इख्तियार से तजावज़ किया। एक तो जो स्पीकर को ये इख्तियार ही नहीं था कि आर्टिकल 63, अभी आर्टिकल 63 की जो लिखी हुई हैं उसमें
तो ये तो 63(1)(p तो लिखा नहीं है, वहाँ तो लिखा ही कुछ नहीं है। और ये स्पीकर कैसे फैसला करेगा? ये रेफरेंस भी गलत बना के भेज रहा है। चले मान लें अगर ये रेफरेंस भी ठीक है, पर इलेक्शन कमीशन तो एक अदालत नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल है। इंतजामी इदारा है, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं और पूरी कौम को हिजानी कैफियत में इलेक्शन कमीशन ने जितना यानी उसका तौहीन अदालत के हवाले से मामला, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला, वो भी लार्जर बेंच तश्कील दिया हो जाना है। आपके सामने वो बात भी आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं है। अगर 137 की वायलेशन हुई है तो 167 में करप्ट प्रैक्टिस कहलाती है, और 167 में अगर करप्ट प्रैक्टिस हो तो 174 में सज़ा दी जा सकती है 3 साल चाहे जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने नहीं सज़ा देनी। क्या होगा? इस्तगासा जाएगा 190 सेक्शन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत सेशन जज के पास। इस्तगासे में चाहतियाँ होंगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, आर्गूमेंट्स होंगे। अगर सज़ा हो जाए 174 के तहत, वो 3 साल तक है, चाहे जितनी भी सज़ा हो जाए, सेक्शन 232 आ जाएगा यहाँ। वो कहेगा आप फिर डिस्क्वालीफाई होने, फिर डिस्क्वालीफाई। ये जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त से पहले कह दिया ना कि मिस डिक्लेरेशन मान के अपने तौर पर करप्ट प्रैक्टिस किया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता था। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने हदूद से तजावुज़ किया। ये बदनीति है। मैं इसमें बायस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। और जब 174 में सज़ा हो जाएगी तो फिर वो 63(1)(p के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ सकते। उसको फिर 232 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे आप। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अब देखिए, नैब के कानून में सज़ा हो जाए तो नैब 63(1)(g में बार बार आपको समझाता हूँ, जब मॉरल टर्पिट्यूड की बात होती है वो 2 साल से ज़्यादा सज़ा, 2 साल से अगर कम सज़ा हो तो वो क्या है? यहाँ अगर 2 साल से कम भी सज़ा होगी तो नाअहल तब भी हो जाएंगे। ये फ़र्क है ज़रा। नैब के कानून में अगर देखें तो सेक्शन अपना जो 15 है उसने 10 साल के लिए सज़ा का कहा हुआ था, 10 साल के लिए नाअहली का कहा हुआ था। तो जब वो नाअहली होगी तो वो नाअहली को 63(1)(p के साथ पढ़ना होगा। ये है वो पोजीशन जो मैंने सामने आपके साथ कर दी। लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका। आज इमरान खान साहब से कुछ जो केसेस चल रहे हैं उसमें कोई डिटेल में गुफ्तगू मेरी होगी, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मैं शेयर कर सकूँ और असल हक़ाइक़ आपके सामने मैं रख सकूँ। इमरान खान साहब की जो नाअहली की सज़ा के ख़िलाफ़ जो है ना 3 रुकनी बेंच तश्कील जो है ना, ये मैंने आपके सामने रख दिया, जहाँ मैंने पूरी तफसील दी है। और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम इशू है, वो समझ लीजिएगा वो क्या है कि महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस ये नॉर्मल होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत को सियासी मुदाखलत, देखिए तबादले आपने 2 देख लिया, आपने IG का तबादला देख लिया, आपने फिर आपने चीफ सेक्रेटरी का देख लिया। अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने जिसका दायरा कार ना ये दीगर सूबों तक जो है ना अपना इसको बढ़ा दिया है। और जो कुछ भी हो रहा है समझ लें तकरीबन पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड मंगवा लिया है कि कैसे होता रहा है। वफाक इंटरफेयर का इस वाले मामले में वफाक तो पंजाब में अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है ना, अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर ही नहीं देने लगाने के लिए। वफाक कहाँ से आ गए? वफाक का आपस में कन्फ्लिक्ट होगा तो ये चीज़ तय नहीं होनी। 3 रुकनी बेंच के 2 हफ्तों के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। कई मामले हैं, यहाँ DPO का तबादला है, यहाँ सियासी मुदाखलत के हवाले से है। और 4 हफ्तों में पंजाब में 268 DPOs के तबादले हुए। ये वो रिपोर्टें आई हुई हैं सियासी बुनियाद पर मुदाखलत। ये अब का नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे लोग इसी तरह ही काम करते हैं। और सारे जब इस तरह काम करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हालात और वाक़यात दादो शुमार ये सारे जो है ना वहाँ पेश किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को सामने रख के अब उम्मीद है कि इसकी चीज़ को मंतकी अंजाम तक लेकर जा सकेगी। ये मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, ये कामरान जो अफजल हैं उनका चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी पर भेजने वाला मामला है। और तबादलों से चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है ये क्रिमिनल जस्टिस से मुतासर होता है। ये बात ऐसी ही है। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी का बंदा, यहाँ तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से अपनी बंदे की बात हो रही है, तो यहाँ तो बाकी का क्या कह सकते हैं। और तैनात होने वाले जो अक्सर हैं जो लोग आपको पता है वफाक से आते हैं, DFG ग्रुप है, MAS ग्रुप से सारे वो लोग आते हैं। और यहाँ किसी की ज़ात पात के बारे में ना बात करें। यहाँ जस्टिस अतर मैनला साहब ने जो लफ्ज़ किए ना कि अदालत किस हद तक इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर सकती है और नाम लेने से दोस्तियाँ दुश्मनियाँ बनती हैं,
मामले को पुलिस के साथ, यानी पुलिस के केस के साथ साथ कमरान अली अब्दुल चीफ सेक्रेटरी का मामला भी वहीं पर इकट्ठा आ गया। रैकोडेक के हवाले से बड़ी अहम समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत से मामले अपने आपको पता है बैरक गोल्ड की कंपनी के जो मखदूम अली खान साहब अटॉर्नी जनरल, उन्होंने यानी बात बताया जी रैकोडेक से माल जैसे ही ये पोर्ट पर पहुंचेगा 50% अदायगी हो जाएगी, और रैकोडेक के माल की बकाया 15% अदायगी मंजिल पर पहुंचने का मार्केट रेट और क्वालिटी के मुताबिक होगी। यानी जब ये निकाला जाएगा ये उससे आगे की बातें हो रही हैं क्या होना है। अगर रैकोडेक मनसूबे से कॉपर और सोने के अलावा कोई मदनियात निकलती है तो तरीक़ाकार मुआहदे में दर्ज ना है, ये वकील ने बताया। अगर रैकोडेक माहदे से कोई नायाब मादनियात निकली तो हुकूमत मार्केट रेट पर ख़रीद लेगी। अगर रैकोडेक मनसूबे से कोई स्ट्रेटजिक मादनियात बरामद हुई तो हुकूमत मुफ्त ले सकेगी, ये बड़ा अहम इशू है। मरकज़ी शाहराहों की तामीर और बाकी मामलात में ये सारी वो बातें हैं जो इस वाले केस के अंदर आपके साथ आ रही हैं। ज़्यादा लंबी मैं बात नहीं कर सकूँगा, वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।